नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स वीडियो पे तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर 15 प्रायिकता जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर 15 में मैं लगातार चलते हुए चैप्टर 15 के इससे पहले 11 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। 11 पार्ट जो है वो कंप्लीट पूरे हो चुके हैं, जिनमें मैं आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 10 तक अपने क्लियर कर लिए लगातार चलते हुए। और स्टूडेंट्स इससे पीछे किसी भी प्रश्नावली का अपने बेसिक नहीं छोड़े, किसी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नहीं छोड़े, किसी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन अपन नहीं छोड़े, लगातार अपन चलते आ रहे हैं। और चैप्टर 15 के इससे पहले 11 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर 12 है, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 11 से वीडियो को स्टार्ट ही करूंगा। प्रश्न नंबर 11 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में प्रश्न नंबर 10 तक अपने क्लियर कर लिए थे। तो चलते हैं, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 को पहले समझेंगे, उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। लगातार चलते आ रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रत्येक क्लास का गणित का संपूर्ण सिलेबस करवा दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का गणित का सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में। आपके सामने प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 को पहले समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। गोपी अपने जल जीव कुंड, प्रश्न में ध्यान दीजिए। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे निकाल कर देती है, यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो सबसे पहले घटना अपन मान लेते हैं। तो हर बार की तरह घटना अपन मान लेते हैं। तो देखिए, माना कि घटना ये अपन सबसे पहले घटना मान लेते हैं। माना कि घटना ई निकाली गई मछली का नर मछली होना। निकाली गई मछली का नर मछली होना। नर मछली होने की प्रायिकता याद करनी थी। निकाली गई मछली का नर मछली होना। निकाली गई मछली का नर मछली होना। कुल मछली अर्थात NS, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल मछली अर्थात कुल संभव परिणामों वाली संख्या। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एस वाली लाइन इसमें नहीं आएगी। एस वाली लाइन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्टूडेंट्स पासा और सिक्के के संबंधी एस वाली लाइन नहीं आती है। तो यहाँ पर कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS। मैंने लिख दिया कुल मछली अर्थात NS 5 + 8। प्रश्न में दे रखा था कि 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो 5 + 8 कितना हो गए टोटल? 5 + 8 टोटल मछलियां होगी 5 और 8 13। कितनी होगी? 5 और 8 13। अब प्रायिकता अपने को किसकी याद करनी है? घटना ई की। घटना ई क्या है? निकाली गई मछली का नर मछली होना। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, एनी नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ ई क्या माने? नर मछली होना। तो नर मछली कितनी है? 5 है। अब पी ऑफ ई, एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस।
नंबर ऑफ ई की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 5 है, बटा में कुल 13 है, 5/13। आंसर कितना आ गया, 5/13। अतः वाली लाइन में लिख देते हैं, अतः निकाली गई मछली का नर मछली होने की जो प्रायिकता है वो 5/13 होगी। अतः नर मछली निकलने या निकालने, नर मछली निकलने की प्रायिकता, की प्रायिकता 5/13 है। ये इसका आंसर आ गया। नर मछली जो निकलने की जो प्रायिकता है वो 5/13 होगी। नर मछली निकलने की प्रायिकता जो आ गई वो 5/13 आ गई। तो इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर 11 हो गया। देखो टोटल मछली 13 है, नर मछली 5 है, तो नर मछली निकलने की प्रायिकता 5/13 होगी। और यदि मादा मछली निकलने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी होती तो मादा मछली 8 है, तो 8/13 अपना आंसर आ जाता। ये प्रश्न नंबर 11 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 तक अपन कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न नंबर 12 में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 12 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझिए, देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं अपन। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का एक खेल है, उसमें एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। आपके सामने चित्र बना हुआ है, देख लीजिए। एक तीर होता है बीच में, उस तीर को अंगुली से घुमाया जाता है और घुमाने के बाद में वो तीर घूमता जाता है और थोड़ी देर बाद में वो तीर विश्राम में आने के बाद कुल 8 क्षेत्र बने हुए हैं, उनमें से किसी एक क्षेत्र को इंगित करता है, मतलब एक क्षेत्र में रुकता है। तो इस तरीके से खेल है। यदि यह सभी संख्या को इंगित करता है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, रोमन में पहला 8 को करेगा, रोमन में दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, रोमन में तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, रोमन में चौथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 4 प्रश्न है रोमन में। तो सबसे पहले अपन रोमन में पहला करेंगे। रोमन में पहला के लिए सबसे पहले अपन घटना को मान लेते हैं। माना कि घटना ई और घटना ई मान लेते हैं तीर 8 को इंगित करेगा। तीर द्वारा 8 को इंगित करना, ऐसे लिख सकते हैं, तीर द्वारा 8 को इंगित करना, तीर द्वारा 8 को इंगित करना, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे तीर द्वारा 8 को इंगित करेगा। तीर मतलब 8 को इंगित करेगा, तो यहां लिख देंगे तीर 8 को इंगित करेगा। इंगित करने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि तीर द्वारा 8 पर रुकना। तीर कितने पे रुकना, 8 वाले क्षेत्र पे रुकना। तो बताइए कुल क्षेत्रों में से 8 कितना क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, और कुल क्षेत्र कितने 8। जैसे पास्ते वाला होता है, पास्ते पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, वो वाला हो गया सेम। पास्ते पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक संख्याएं होगी। तो तीर 8 को इंगित करेगा। अब कुल संभव परिणाम मतलब कुल क्षेत्र हो गया। कुल क्षेत्र कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1 से लेकर 8 तक हो गया, पासे में 1 से लेकर 6 तक होता है। तो ये एस वाली लाइन होगी, एस वाली लाइन इस प्रश्न में लिखी जाएगी जैसे पासे और सिक्के में लिखी जाती है। तो चलते हैं अब
घटना ई के अनुकूल परिणाम, नंबर ऑफ ई, एनएस, एनएस वाली लाइन लिखते हैं पहले। एस वाली लाइन लिख दी तो डायरेक्ट अपन एनएस लिख सकते हैं। एनएस कितना आ गया 8। नंबर ऑफ ई, घटना ई के अनुकूल परिणाम। घटना ई क्या है, तीर 8 को इंगित करेगा। तीर 8 को इंगित करेगा। तीर किसको इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। तो 8 वाले 8 क्षेत्रों में से 8 वाला कितना क्षेत्र है, एक ही तो क्षेत्र है। 8 वाला कितना क्षेत्र है, एक है। तो यहां पर आ जाएगा 1। 8 अपने आप में एक ही तो क्षेत्र है, यहां पर आ जाएगा 1। और टोटल 8 में से 8 वाला अपने आप में एक है, टोटल 8 में से। तो घटना P ऑफ ई घटना की प्रायिकता, नंबर ऑफ ई घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम 1/8। कितना हो गया, 1/8। तो पहले इसकी प्रायिकता होगी 1/8, अतः वाली लाइन में अपन लिख देंगे। अतः तीर 8 को तीर द्वारा 8 को इंगित करने की प्रायिकता जो है, तीर द्वारा 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता है वो कितनी आ गई अपने पास, 1/8। 1/8 आ गई। ये रोमन में पहले का आंसर हो चुका है। और एक साथ आंसर लगाना चाहो तो एक साथ लगा सकते हो आप। चलते हैं रोमन में दूसरे में। तो फिर से अपन घटना मान लेते हैं। माना कि एक ही प्रश्न में, रोमन में 2-3 प्रश्न आ जाए तो एक ही घटना नहीं माननी है। माना कि घटना एफ, तीर द्वारा किसको इंगित करना, वो लिख लेते हैं। तीर द्वारा किसको इंगित करना, रोमन में दूसरे प्रश्न में पता चलते हैं। तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। मतलब विषम संख्या को इंगित, अब एक का मतलब ये नहीं है यहां पर एक ही विषम संख्या आएगी। एक का मतलब ये नहीं है, तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो एनएस का मान तो वही है जो ऊपर लिख दिया अपन 8। एनएफ नंबर ऑफ एफ का जो मान है, मतलब घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कितनी है, 8 में से कितनी विषम संख्या है, 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। और 4 कौन कौन से लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 1, 3, 5 और 7। ये विषम संख्या है। घटना P ऑफ एफ, घटना एफ की प्रायिकता N ऑफ एफ बटा N ऑफ एस। तो मान रख देते हैं। मान रख देंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 4/8, जो कट का है 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ गया वो 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अतः वाली लाइन में अपन लिख देते हैं। अतः तीर एक विषम संख्या को इंगित, तीर द्वारा एक विषम संख्या, तीर द्वारा एक विषम संख्या, अतः तीर द्वारा एक विषम संख्या, तीर द्वारा एक विषम संख्या को इंगित, तीर द्वारा एक विषम संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता है, करने की प्रायिकता
कितनी आ गई 1/2। तो स्टूडेंट्स टोटल में से आधी संख्या विषम है, मतलब टोटल 8 में से 8 क्षेत्र तो जो है वो तो विषम के हैं और 4 क्षेत्र सम के हैं। टोटल में से 8 में से 4 क्षेत्र तो सम के हैं, 4 विषम के हैं। तो प्रायिकता तो 1/2 होगी। प्रायिकता मैंने आपको बताया था, प्रायिकता एक प्रकार की संभावना होती है। तो बताओ, तीर द्वारा विषम संख्या पर इंगित करना, टोटल 8 क्षेत्रों में से आधे क्षेत्रों में है तो आधी ही इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। ये रोमन में दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ इसी प्रश्न के रोमन में तीसरे में अपन चलते हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। रोमन में तीसरे में अपन चलते हैं। आप इनके नीचे ही तीसरा करोगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इरेज करके इसको करूंगा। तो रोमन में तीसरे में अपन चलते हैं। तो चलते हैं रोमन में तीसरे में। रोमन में तीसरे में क्या किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। रोमन में तीसरा आपके सामने है। तो घटना मान लेते हैं, उसी प्रश्न में उसी घटना मान लेते हैं। माना कि घटना रोमन में 2 हो चुके हैं। माना कि ई एफ है, ई एफ मान लिया है मैंने, घटना ई और एफ मान ली है, ई एफ जी। तो अपने जी घटना मान लेंगे, घटना जी तीर किसको करेगा? तीर किसको इंगित करेगा? इसमें लिखा है 2 से, रोमन तीसरा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तीर जो है वो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब एनएस का मान तो वही है, रोमन में जो पहला दूसरा में करवाया था वो डायरेक्ट लिख सकते हो। एनएस का मान एन जी, घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या एन जी कितने होंगे? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो बताइए 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 से बड़ी जो संख्या है वो कौन कौन सी होंगी? 3 है, 4, 5, 6, 7, 8। ये घटना जी के अनुकूल परिणाम है। ये घटना किसके अनुकूल परिणाम है? जी के अनुकूल परिणाम है। 2 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 6। 2 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो घटना जी की प्रायिकता बराबर है घटना जी के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो ये आ गया 6/8, जो कि कट जाएगा 2 से, कट जाएगा 2 या 6, 2 चौक 8। तो ये आ गया 3/4। आता वाले लाइन लिख देते अपन। अतः तीर द्वारा 2 से बड़ी, अतः तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित, तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता प्रायिकता 3/4 है। ये रोमन में तीसरा क्वेश्चन हो गया। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता हो गई 3/4 है। कितनी होगी? 3/4 हो गई। ये रोमन में तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी वो आपके सामने 3/4 हो गई। ये रोमन में तीसरा हो गया। रोमन में चलते हैं चौथे में। रोमन में चौथा अपन करते हैं। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता 3/4 होगी। रोमन में चौथा को घटना मान लेते हैं। तो रोमन में जो चौथा है, माना कि घटना जी के बाद में लगातार चलेंगे अपने, और एक ही प्रश्न में रोमन में प्रश्न आ जाए तो ई डबल नहीं मानना है, तो ई एफ जी एच मान लेंगे। तो घटना, माना कि घटना एच
तीर किसको इंगित करना, तीर द्वारा रोमन में चौथे में लिखा हुआ है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तीर 9 से छोटी संख्या को, तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो स्टूडेंट्स एनएच का मान तो वही 8 है, एनएच नंबर ऑफ एच 9 से छोटी, तो 9 से छोटी सभी है, 8 ही क्षेत्र है वो सारे 9 से छोटे ही है, तो टोटल 8 ही हो जाएगा। एनएच भी 8 हो जाएगा, एनएच भी 8 हो जाएगा, मतलब टोटल संभव जो कुल संभव परिणाम वो भी 8 हो जाएगा और एच के अनुकूल परिणाम भी 8 हो जाएंगे। अब पी एच के अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ एच बटा नंबर ऑफ एच, तो 8 बटा 8 1। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां बोला है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, ये एक 9 से छोटी संख्या को ही इंगित करेगा तीर, तो ये एक निश्चित घटना होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है, 1। तो अतः वाली लाइन में अपन लिख देते हैं, ऐसे भी अपन कर सकते थे इसको। अतः तीर द्वारा, क्योंकि ध्यान दीजिए 9 से छोटी अपन ऐसे लिख सकते थे कि प्रश्न अनुसार खेल में कुल क्षेत्र कितने, कुल संभव परिणाम 8 ही है और 9 से छोटे सभी 8 क्षेत्र ही है, जो कि एक संभव घटना होगी और जिसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। अतः तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को, अतः तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी है, 1 है। तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता 1 है। ये इसका आंसर आ गया रोमन में चौथे का। ये एक निश्चित घटना हो गई और निश्चित घटना की प्रायिकता जो कितनी होती है, 1 होती है। तो तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता 1 हो गई। ये रोमन में चौथा हो गया। तो स्टूडेंट्स ये अपना प्रश्न नंबर जो 12 है, इसमें रोमन में कुल स्टूडेंट्स रोमन में कुल 4 प्रश्न है, रोमन में 4, जिनमें मैंने आपको रोमन में कुल चारों क्वेश्चनों का आंसर करवाया है। तो स्टूडेंट्स इन चारों क्वेश्चन को आप यदि जहां पे भी नहीं समझाए तो बैक ले जाके आप रिटर्न देखने की कोशिश कीजिए, वहां पे आपसे समझ आ जाएगा स्टूडेंट्स। और साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 11 और 12 करवाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से बताइए। तो ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाली सूचना लगातार देखते चलिए। प्रत्येक पार्ट बने हुए है, प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिलेगा और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट जरूर से कीजिए। प्रत्येक पार्ट में सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।